हाँ जी, प्लीज ओपन योर बुक्स, नोटबुक्स। मैंने ना कल 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। एक क्लास लेनी है B32 के स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट को डिस्कस करने के लिए। स्पेशली उसमें जो एनपीओ का क्वेश्चन था, विल बी सॉल्विंग दैट। ठीक है। सेकंड मैंने क्लास लेनी है B33 के लिए, टू गाइड ऑन कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। दोनों ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, शॉर्ट क्लासेस होंगी, बट सबने अटेंड जरूर करनी है। कल हम लोगों ने गुडविल टॉपिक स्टार्ट किया। सबसे पहले समझा कि गुडविल का मतलब क्या होता है, बिजनेस की रेप्यूटेशन। फिर हमने गुडविल के 4 फॉर्मूलाज डिस्कस किए। गुडविल का फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम सिंपल एवरेज निकालते हैं प्रॉफिट की, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। एंड हम एवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल एवरेज। बट अगर हमें कोई भी ट्रेंड दिख रहा है, चाहे क्वेश्चन ने हमें बोला चाहे नहीं बोला, हम लोग तब हमेशा क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज। पर अगर किसी भी ईयर में लॉस हो, तो उस ईयर में हम लोग वेटेड एवरेज नहीं लेते हैं, सिंपल एवरेज ही लेते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने किया, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न, जो उस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने की, एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में हमने एक नई चीज समझी कि जो भी सुपर प्रॉफिट होने वाला है वो आज नहीं होगा, थोड़े सालों के बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो उन पैसों की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो प्रेजेंट वैल्यू एक नया वर्ड आया आपके सामने, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट वही है, अमाउंट के फॉर्मूले वाला। अमाउंट होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁴n। तो अमाउंट का नाम उन्होंने रख दिया फ्यूचर वैल्यू, और प्रिंसिपल का नाम रख दिया प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट से फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर कैसे पहुंचेंगे, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1+r⁴n के साथ, हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। फोर्थ टॉपिक हम लोगों ने किया, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। इस केस में हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। जिस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वैसे इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है, बट आपकी बुक में ये वर्ड यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका रेलेवेंस आ सकता है पेपर में। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। शायद आप लोगों ने 12th में मेंटेनेबल वर्ड पहले सुना होगा, सुना हुआ या नहीं हुआ, नहीं सुना हुआ। बच्चे लेट से मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीए की प्रैक्टिस कर सकती हूँ, या फिर मैं जॉब भी कर सकती हूँ। ठीक है। अब मैं दोनों डिसीजंस को कंपेयर करने चाह रही हूँ कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। तो मैं अपना देख रही हूँ कि मैं, देखते हैं प्रैक्टिस में कितना प्रॉफिट होगा। अगर प्रैक्टिस में प्रॉफिट जॉब से ज्यादा होगा, फिर तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो मुझे शायद जॉब करनी चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस में अपना नेट प्रॉफिट निकालूंगी, कहते सबसे पहले तो आपको अपनी उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी माइनस करनी है। लेट से मेरी जॉब में सैलरी होती है 10 लाख रुपीज, और यहां पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है 8 लाख। तो ऑब्वियसली क्या मुझे प्रैक्टिस करने में प्रॉफिट है, नहीं। दिख तो क्या रहा है पीएनएल में प्रॉफिट है, बट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कितनी है, 10 लाख रुपीज। अगर मैं आज मार्केट में जॉब ढूंढने जाऊं, मुझे इतने पैकेज पे सैलरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो बेटर क्या है, दिख रहा है पीएनएल में प्रॉफिट है, बट यहाँ पर बेटर क्या होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आपको पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता जाए कि जो पार्टनर्स हैं उनकी के पास एक ऑप्शन है जॉब करने, तो जॉब से सैलरी भी अर्न हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से वो सैलरी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि
पर्सन को बिजनेस कब करना चाहिए, पार्टनरशिप कब करनी चाहिए, जब उसका पार्टनरशिप में बिजनेस का प्रॉफिट उसकी सैलरी से ज्यादा हो। तो आगे से हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेफरेंस के लिए यहां पर लिख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिर्फ एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स if they don't do business, अगर वो बिजनेस ना करते तो इनकी कितनी सैलरी होती, वो बन जाएगी पार्टनर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड, तुम कितना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं डोमिनोज कंपनी से उनकी गुडविल परचेज करने गई, तो मैं डोमिनोज कंपनी का पीएनएल देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा उनका रियल में प्रॉफिट कितना है। तो मैंने देखा डोमिनोज कंपनी ने अपने पीएनएल में लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं 20 लाख का। ठीक है, एंड एक उन्होंने ना पास्ट में कभी रणबीर कपूर से डोमिनोज की एड बनवाई थी, उसका एक्सपेंस अब राइट ऑफ कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि आप कई बार अपनी एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करते हो, तो इन्होंने 5 साल पहले एड बनवाई थी, वो एक्सपेंस को अब राइट ऑफ कर रहे हैं। अब जब मैं डोमिनोज की गुडविल परचेज करने गई तो मैं उनका प्रॉफिट एनालाइज कर रही हूँ, क्या ये वाला एक्सपेंस मुझे भी इंकर होगा? नहीं, ये तो पास्ट एक्सपेंडिचर है। वैसे तो ये हाँ जेन्युइनली एक्सपेंस है, इसके बाद ही रियल प्रॉफिट पता चलेगा, पर क्या ये एक्सपेंस फ्यूचर में होगा? मान लो मैं अपने पैसों से बिजनेस कर रही हूँ, मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं। तो मेरे लिए जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो आप इन दोनों एक्सपेंसेस को कंसिडर ही नहीं करोगे। तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हम इन दोनों के इम्पैक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मेंटेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, मेंटेनेबल वर्ड का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हो रहा है सेम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि पहले नहीं होता था और अब होगा, और वाइस वर्सा कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि पहले होता था और अब नहीं करना पड़ेगा, कि इसी प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे। कहते हैं आपने वो वाला प्रॉफिट लेना है। अभी जब आप बुक में पढ़ोगे ना, आईसीआई की बुक में उन्होंने सब जगह वर्ड यूज किया है मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट एज पर चेंजेस इन एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। लेट से पहले बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता था 8%, अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, और अब इंटरेस्ट मिल जाता है, लोन मिल जाता है 5%। तो मैं जब अपनी गुडविल कैलकुलेट करने जा रही हूँ तो उस पीएनएल में मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना लेना चाहिए, 5% लेना चाहिए, ना कि मुझे 8% लेना चाहिए। तो ये स्पेशल नोट, गुडविल का कोई भी मेथड हो जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आगे से हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो हम लोगों ने क्या लेना है, मेंटेनेबल प्रॉफिट, और उसमें से माइनस करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब कि सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस में कोई चेंज आ रहा है, शायद कुछ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हो, शायद कुछ डिक्रीज हो रहे हो, उन सबका इंपैक्ट हमने कैंसिल कर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले सुनो आराम से, फिर मैं नोट लिखवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे मान लो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, लेट्स से मैं और रश्मि मैम हम दोनों पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि आरएमएस के पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू है 20 लाख, मेरी कैपिटल भी है 10 लाख रुपीज और रश्मि मैम की कैपिटल भी है 10 लाख रुपीज। अब अगर इस फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, मान लो इसका मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो इसका प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए।
अगर इस फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट भी किसको मिलना चाहिए? हम दोनों को ही मिलना चाहिए। पर हम एवरी ईयर फर्नीचर की वैल्यू के बारे में सोचते ही नहीं है। हमने कहा जब भी बिजनेस सेल होगा, जब जिस भी रेट पे फर्नीचर सेल होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। हम डेली बेसिस तो इस पे के बारे में सोच नहीं रहे। हमने अपनी बैलेंस शीट में ऐसे ही बना रखा है, जब ये फर्नीचर सेल होगा तब हम लोग डिवीजन कर लेंगे। अब एक दिन अश्विनी सर आके कहते कि हमने भी आपका पार्टनर बनना है। अश्विनी सर कहते कि आप लोगों ने 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, मैं भी 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब हम उन्हें बोलेंगे नहीं सर, हमने 10 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए थे कुछ साल पहले। अब जब आप हमारे पार्टनर बन रहे हो तो इस डेट पे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आ गया। जो ये एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया है उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर राइट किसका बनता है? सिर्फ मेरा और रश्मि मैम का। आप तो पार्टनर आज से बने हो, आज से जो भी प्रॉफिट होगा हाँ उसमें आप शेयर ले सकते हो। उसके लिए आपने 10 लाख रुपए दे दिए, आपका 1/3 शेयर बनता है, आप दे दो। पर जो पुराना प्रॉफिट है क्या उसके ऊपर सर का कोई राइट बनता है? तो हम सर को बोलेंगे कि सर ऐसे करते हैं, हम ये देखते हैं आज की डेट में बुक्स में जो एसेट पड़े हैं क्या उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज आया है? उसकी वैल्यू में जो भी चेंज आया है उसका प्रॉफिट हम लेंगे, बाकी का प्रॉफिट आप भी हमारे साथ शेयर कर लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हम अपने बिजनेस के सारे एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, सारी लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे, देखेंगे उसमें हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है। जो भी इसमें राइट बनता है वो सिर्फ मेरा और रश्मि मैम का होगा। हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और वो फ्यूचर से सर के साथ भी शेयर करेंगे। कोई कंफ्यूजन, डाउट? सबको आसानी से समझ आया? ऐसे ही एक चीज है गुडविल। हमने कहा सर कुछ हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं जो कि बुक्स में आ ही नहीं रहे। एक ऐसा ही एसेट है गुडविल। बुक्स में आज की डेट में गुडविल कितने की पड़ी है? 0। बुक्स में गुडविल दिख ही नहीं रही है। पर रियलिटी में कुछ ना कुछ गुडविल तो है। तो आज की डेट तक की जो गुडविल है उसके प्रॉफिट के ऊपर किसका राइट बनता है? मेरा और रश्मि मैम का। आज के बाद जो गुड की विल की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके ऊपर किसका राइट बनता है? हम तीनों पार्टनर्स का, मैं, रश्मि मैम और रश्मि सर, हम तीनों का राइट बनता है। तो सर कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, आप ऐसे करो गुडविल को भी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, जो भी इसका अब तक का प्रॉफिट है वो आप दोनों शेयर कर लो, एंड जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो मैं भी शेयर करूंगा। मैंने कहा ठीक है सर, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे अलाउ ही नहीं करते गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करने का। तो अकाउंट्स के सारे रूल्स कहां पर लिखे हुए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रूल्स बनाए बताए जाते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने साइंस की थ्योरीज दी हुई है ना, वैसे थ्योरी दी हुई है, तो वो सारी थ्योरीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई है। वो कहते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स को सही तरीके से वैल्यू किया ही नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है अगर कोई भी कंपनी बुक्स में गुडविल की वैल्यू लिखने लग जाए, क्योंकि गुडविल की प्रॉपर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, सिर्फ उसे एस्टिमेट किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं तुम्हें ये लिखना अलाउड ही नहीं है। तो अब मैंने कहा सर कैसे करें? हमारी रियलिटी में गुडविल है 6 लाख। इस 6 लाख की गुडविल में मेरा राइट बनता है 3 लाख, रश्मि मैम का राइट भी बनता है 3 लाख। ये 6 लाख की गुडविल अगर इंक्रीज होगी तो फ्यूचर में जितनी भी इंक्रीज होगी उसमें हम तीनों का राइट बनता है 1/3। पर ये गुडविल मैं बुक्स में लिख ही नहीं सकती हूँ। तो सर कहते हैं ऐसे करो, मेरे से 2 लाख रुपया अभी ले लो। कहते इस 6 लाख को अगर मैंने खरीदना हो, मैंने 1/3 राइट परचेज करना हो, तो 1/3 राइट के बदले में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 लाख रुपीज। ये आप 2 लाख मेरे से अभी ले लो। तो 1 लाख मैं आपको दे देता हूँ, 1 लाख मैं रश्मि मैम को दे देता हूँ। अब फ्यूचर में जब भी गुडविल सेल होगी, लेट से गुडविल सेल हुई 9 लाख की, तो क्या सर का राइट 3 लाख में 1/3 बनेगा कि 9 लाख में 1/3 बन जाएगा? क्योंकि 6 लाख के उन्होंने पहले से ही क्या दे दिए हमें, पैसे दे दिए। समझ आइए ये बात सबको? अब मैं एक चीज लिखवाती हूँ। तो आप लोगों ने 12th क्लास में बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, अलग अलग केसेस पढ़े होंगे कि अगर गुडविल बुक्स में आ रही है तो क्या करना है, गुडविल बुक्स में नहीं आ रही तो क्या करना है। हम एक ही फॉर्मूला के साथ सारे गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और हम सारे चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो वो एक ही लॉजिक अप्लाई करें। ठीक है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में प्लीज नोट डाउन करेंगे। एज पर AS 26, self generated goodwill
कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन अकाउंट्स। Write on value of goodwill is to be shared among old partners in old PSR। गुडविल के ऊपर राइट किसका बनता है? ओल्ड पार्टनर्स का बनता है, ओल्ड पीएसआर में राइट बनता है। दस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शेल बी, इन दोनों चीजों से नेट कंक्लूजन क्या निकला? गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर्स डेबिट इन न्यू रेशियो टू गुडविल। हमने पहले अपनी बुक्स में, जैसे मैंने भी बोला कि 6 लाख की गुडविल है, तो पहले हम क्या करेंगे, बुक्स में 6 लाख की गुडविल दिखा देंगे। इसमें राइट किसका बनता है? मेरा और रश्मि मैम का। हम दोनों को कितना कितना प्रॉफिट दे देंगे? 3 लाख ईच। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं गुडविल बुक्स में दिखानी नहीं है, तो गुडविल को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने के टाइम हम पैसे किससे मांगेंगे? न्यू पार्टनर से, जो भी 3 नए पार्टनर्स है। तो इस केस में हम डेबिट तीनों को किस अमाउंट से कर देंगे? 2 लाख ईच से। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? मुझे 2 लाख का डेबिट किया, 3 लाख का क्रेडिट किया, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट आज ही मिल गया। रश्मि मैम को 2 लाख से डेबिट किया, 3 लाख से क्रेडिट किया, तो रश्मि मैम को 1 लाख का प्रॉफिट आज ही मिल गया। अश्विनी सर का राइट बनता था 2 लाख रुपीज देना, क्योंकि उनका गुडविल में कोई शेयर ही नहीं है, तो उनको 2 लाख से हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दी। अब फ्यूचर में जब भी गुडविल सेल होगी, जिस भी वैल्यू पे सेल होगी, उस सारे में ही कैलकुलेशन करनी आसान हो गई। आप सोचो, लेट से 5 साल बाद हमारे बिजनेस में गुडविल सेल हो, अगर उस टाइम पे हम गुडविल को सेल करके डिवाइड करने की कोशिश करें कि पहले गुडविल थी 6 लाख रुपए, उसमें सिर्फ मेरा और अश्विनी मैम का राइट था, इसे अलग करो। फिर अश्विनी सर आए, अश्विनी सर के टाइम तक गुडविल हो गई थी 12 लाख रुपए, इसका प्रॉफिट तीनों में डिवाइड करो। फिर साहिल सर आए, तब तक गुडविल की वैल्यू हो गई 17 लाख रुपए, इसको अलग अलग करो, तो कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, जो भी चेंजेस आ रहे हैं फॉर्म में, उसके पैसे, उसका हिसाब आज ही कर लिया। अब फ्यूचर में जब भी गुडविल सेल होगी, उस टाइम पे जो भी पार्टनर होंगे उन सब में वो शेयर हो जाएगी। इस ट्रीटमेंट का फायदा क्या है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे बार बार सोचने की जरूरत, चाहे गुडविल बुक्स में आ रही है चाहे गुडविल बुक्स में नहीं आ रही, सारे केसेस में हम लोग सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, जो आपका पेपर में 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, वो आपको कैलकुलेट करनी नहीं पड़ी, वो सब कुछ इस फॉर्मूले में अपने आप ही हो गया। ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि पहले 3 पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, अब एक्स रिटायर हो रहा है, तो अगर एक्स रिटायर हो रहा है और गुडविल लेट से 6 लाख है, उसे कितने पैसे मिलने चाहिए? 2 लाख। इक्वल शेयर है अगर, तो पहले हम एक्स वाई जेड को क्रेडिट कर देंगे 2 लाख के साथ। अब एक्स रिटायर हो गया, तो न्यू पार्टनर्स कौन बचे? उनको डेबिट कर देंगे 3 लाख के साथ। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? एक्स को क्रेडिट मिल गया 2 लाख का, वाई को डेबिट कर दिया 1 लाख से, जेड को भी डेबिट कर दिया हमने 1 लाख से। हमने वाई और जेड से आज ही पैसे ले लिए। हमने बोला जब फ्यूचर में गुडविल सेल होगी, तब तुम्हें 1/3 थोड़ी देंगे, तब तो हम तुम्हें क्या देंगे? हाफ देंगे। तो जो तुमने अपना शेयर खरीदा है उसके पैसे तुम हमें आज दे। तो हमने आज की डेट में ही सबसे गुडविल का हिसाब कर लिया। समझ आया लॉजिक मैंने क्या किया? ठीक है।
नहीं तो विद क्वेश्चंस और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं, मतलब पेपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही नए टाइप का बनाया है। मैंने सीए फाइनल तक ऐसा क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, जो कि बच्चों को सितंबर 25 कुछ महीने पहले पेपर में पूछा। पीके गोयल की बुक में दुनिया के सारे क्वेश्चन होंगे पार्टनरशिप के। हाँ। एक मार्क्स का क्वेश्चन आया सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट का, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। कर लिया, ट्राई किया है क्वेश्चन? ठीक है, हाँ मैंने शायद पहले भी एक बार क्लास में दिखाया था जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। पार्टनरशिप आप लोगों ने मेरे साथ पहले भी किया हुआ है, तब भी मैंने सेम ही फॉर्मूला कराया था, उसी से सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। और तुम्हें पता है एक और बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना उसके साथ वाला क्वेश्चन बहुत इजी होगा। देखो इसके साथ वाला क्वेश्चन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है, और ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो तुम पक्का करना चाहोगे, पर ये साथ में 8 नंबर वाला आता ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे? ठीक है। वो जानबूझ के ऐसे ही करेंगे, जो पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसके साथ वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा। तो अब रीडिंग टाइम में हमें डिसाइड करना होता है हम ये क्वेश्चन करें या ना करें। पेपर में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आप जो आपने पहले कभी किया ही नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चैप्टर का तो उसे ट्राई करो, नहीं तो इसे तो चॉइस क्वेश्चन में छोड़ो पेपर में। बट पेपर से पहले तक तो हमें सब कुछ सीखना है। अब देखो इस चीज को कैसे करेंगे। तो उन्होंने हमें बोला मिस्टर पी बिजनेस कर रहा है, 1 अप्रैल 2023 को क्यू को पार्टनर बनाया उन्होंने 1/4 शेयर, और अग्री किया गया कि फर्म की गुडविल कितनी है 24,000। ये पहला पॉइंट है। पहले एक पर्सन अकेला था, सोल प्रोप्राइटर, सारी गुडविल के उसके ऊपर उसका ही राइट बनता था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मिस्टर क्यू को भी पार्टनर बनाऊंगा और उसे कितना शेयर दूंगा, 1/4। तो सबसे पहले बुक्स में गुडविल आ ही नहीं रही है। गुडविल को रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? गुडविल, ओल्ड पार्टनर कौन था अकेला? पी। पी को सारा प्रॉफिट दे देंगे 24,000 का, उसका राइट बनता है। अब बुक्स में हम इसे लीगली दिखा ही नहीं सकते, तो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो क्यू से कितने पैसे मांगेंगे? 1/4 शेयर, और पी को डेबिट कर देंगे 18,000 के साथ। ये हो गया पहला इम्पैक्ट। दूसरा पॉइंट, उसके बाद 1 जुलाई 2023 को आर को पार्टनर बनाया गया, एंड उस टाइम पे फर्म की गुडविल इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी? 40,000। और पार्टनर्स में रेशियो क्या डिसाइड हुई? 3:1:1।
अब फिर से गुडविल बुक्स में दोबारा दिखाएंगे, गुडविल को फिर से बुक्स में दोबारा दिखाएंगे। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है, पी एंड क्यू। अब वैल्यू कितनी है, 40,000। रेशियो है 3:1। पी को क्रेडिट दे देंगे 30,000 का, क्यू को डेबिट क्रेडिट दे देंगे 10,000 का। जब इसे राइट ऑफ करेंगे तो अब न्यू पार्टनर्स कौन है, पी क्यू आर। गुडविल है 40,000 की, रेशियो हमें बताई गई है 3:1:1। अमाउंट आएगा आपके पास 24,000, 8,000 एंड 8,000। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप करो, 1 सितंबर वाला ट्रीटमेंट एंड 1 अप्रैल वाला ट्रीटमेंट, सब लोग करो। में क्या हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है एंड पी एडमिट हो रहा है। तो लास्ट में न्यू पार्टनर्स कौन बन जाएंगे, पी क्यू एस एंड टी। बिकॉज आर रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पे टी आ रहा है। टू गुडविल, यहाँ पे गुडविल है 96,000 की, रेशियो है 5:4:3:4।
अमाउंट बन रहा है 30,000 24 18 ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से ही सॉल्व हो सकता था। अगर इतनी बार गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते तो ये क्वेश्चन ही आधे घंटे का बन जाता। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए में 12 मिनट मिलते हैं। ये टाइम में तभी सॉल्व हो सकता है जब आप इस तरीके से करें। तो अब से चाहे आपने 12th में जो भी तरीका सीखा हुआ है, हम हमेशा इसी तरीके से करेंगे इन ऑल चैप्टर्स। क्लियर है ना सबको जी? आसान भी लगा सबको मेथड? ठीक है। जब आर रिटायर हो गया, जब गुडविल को देखो, जब आर रिटायर हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स में तो आर आएगा, क्योंकि पहले तो वो पार्टनर था, उसे क्रेडिट तो देना ही है मैंने, उसका राइट बनता है जो भी गुडविल इंक्रीज हुई उसके होने से। पर जब हम डेबिट करेंगे, वो न्यू पार्टनर है ही नहीं। ठीक है, अब वो भी बताओ कौन दिया था। क्लियर हो गया भाई यहां तक सबको? अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखो। अभी आप लोगों ने लिखा, आपने लिखा है गुडविल को आप डेबिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में करो। ठीक है, ये किस अमाउंट के साथ करोगे, इसके साथ लिखना है। गुडविल की वैल्यू माइनस वैल्यू इन बैलेंस शीट। ये गुडविल को रेज करने की एंट्री है, बुक्स में गुडविल रिकॉर्ड करने की एंट्री है। ठीक है, तो कई बार 12th में आपको ऐसे बताते थे कि मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखा हो कि गुडविल है 50,000 की, और एडजस्टमेंट में आप लोग गुडविल कैलकुलेट करो तो पता चले कि गुडविल है 80,000 की। अब यहां पर जब आप गुडविल की एंट्री करोगे तो वो सिर्फ कितने अमाउंट के साथ होगी? 30,000 के साथ, क्योंकि जब गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में 50,000 के साथ आ रही है तो 50,000 का बेनिफिट तो पार्टनर्स को ऑलरेडी क्रेडिट हो ही चुका है। सिर्फ कितना डिफरेंस है? 30,000। जब आप राइट ऑफ करोगे न्यू पार्टनर्स टू गुडविल, तो राइट ऑफ तो किसको करोगे? 80,000 को ही करोगे, क्योंकि हमें लीगली अलाउड ही नहीं दिखाना। तो पहले बेनिफिट देने के लिए हम फर्स्ट एंट्री तो किसके साथ करेंगे? डिफरेंस अमाउंट के साथ करेंगे। पर जो सेकंड एंट्री करेंगे वो किस चीज के साथ करेंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल। जितनी भी वैल्यू है गुडविल की, उसके साथ होगी हमारी सेकंड एंट्री। आई होप उसका लॉजिक भी समझ आया। राइट है? क्लियर है ना सबको? प्लीज ये नोट में लिख लो अपने साथ ही, जहां पे एंट्री लिखी बिल्कुल उसके सामने, फर्स्ट एंट्री के सामने आप लिखोगे गुडविल को डेबिट किया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। अमाउंट क्या ली हमने? गुडविल की वैल्यू माइनस द वैल्यू दैट इज ऑलरेडी देयर इन द बैलेंस शीट। जब हमने राइट ऑफ किया है तो हमने एंट्री की न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में टू गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखोगे, थर्ड या फोर्थ कौन सा पॉइंट बन रहा है? If question specifies that गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, कई बार पेपर में वो ऐसे बोल देते हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल दिखानी है, तो डोंट पास सेकेंड एंट्री। फिर रश्मि सर को डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने बुक्स में गुडविल दिखानी है तो बस फर्स्ट एंट्री पे ही काम खत्म हो गया, फिर सेकेंड एंट्री पास नहीं करनी है। मतलब मैं इन एनी केस आपको इन दो से अलावा कोई एंट्री बताऊंगी नहीं, इसी फॉर्मूले के साथ में हम चले। क्लियर है ना? लॉजिक समझ आ रहा है? इफ क्वेश्चन आस्क्स एडजस्टमेंट एंट्री, तो अगर एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन आए, उसमें वो आपसे कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मांगते हैं। उसमें तो वो आपसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, नई बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीजें मांगते हैं। बट कई बार क्वेश्चन सिर्फ गुडविल का आ जाता है, जैसे अभी आया 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स का। उसमें वो हमसे स्पेशली क्या मांग रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहे हैं। उस केस में हमने सारी वर्किंग रफ में करनी है और हमने नेट इम्पैक्ट दिखाना है। ओनली नेट इम्पैक्ट इज टू बी डिस्क्लोज्ड। जैसे अगर मुझे
मान लो हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। ट्वेल्थ में ऐसा नहीं होता था ना, ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएगा जिसमें एडमिशन भी हो रही है और पर्सन की रिटायरमेंट भी हो रही है। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एडमिशन भी हो रही है, रिटायरमेंट भी हो रही है, सारा कुछ ही हो रहा है। अगर मुझे ये क्वेश्चन आता जिसमें मुझे एंड में बैलेंस शीट भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, उस केस में तो हम क्या करते, जो हमने जर्नल एंट्रीज की हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वही इम्पैक्ट दिखा देते। बट यहाँ पर उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री दो, तो ये सारा कुछ मेरा रफ में वर्किंग नोट बनेगा। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे कैसे, सबका नेट इम्पैक्ट देख लो कैलकुलेटर। पहले पी का नेट इम्पैक्ट देखते हैं। देखो गुडविल का तो नेट इम्पैक्ट जीरो ही आएगा, जितनी हमने गुडविल डेबिट की है उतनी हमने बार बार गुडविल क्रेडिट की है, तो गुडविल का नेट इम्पैक्ट तो क्या आना है, जीरो आना है। सबसे पहले देखो पी को, सबसे पहले पी को माइनस किया 24,000 के साथ, क्रेडिट के लिए -24,000, फिर प्लस किया 18,000, फिर माइनस किया 30,000, फिर प्लस किया 24,000, फिर माइनस किया 43,200, फिर प्लस किया 36,000, फिर माइनस किया 48,000, फिर प्लस किया 30,000। तो नेट इम्पैक्ट क्या है आपके पास, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो पी को डेबिट करेंगे। ठीक है, ऐसे सबका कैलकुलेट कर लो, वो आपके पास फाइनल क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट। बनाओ ये सब लोग अपने क्वेश्चन को देख के, सब लोग एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, फिर हम सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करेंगे और उनका तरीका भी देखेंगे उन्होंने कैसे किया। मैम एक बार समराइज करना गुडविल का जो ट्रीटमेंट बताया आपने। क्वेश्चन बता दो फर्स्ट सेकंड। अच्छा फर्स्ट सेकंड एंट्री आपने नहीं की, क्वेश्चन में हमने क्रेडिट के लिए आपने प्लस किया था क्या माइनस, क्रेडिट के लिए प्लस किया था, डेबिट के लिए माइनस किया। ठीक है, क्रेडिट के लिए माइनस किया था ना, वही मैं उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। अगर क्रेडिट के लिए माइनस किया था तो लेट्स से पी को हमने डेबिट किया है मान लो 100 से और क्रेडिट किया है 110 से, तो नेट इम्पैक्ट में पी को क्रेडिट करना है 10 से। अब देख लेना आप किस चीज को प्लस कर रहे हो किसको माइनस कर रहे हो, ये मैंने एजम्पशन ली है। सारी चीजों में देखो टोटल पी को डेबिट कितना हो रहा है, टोटल पी को क्रेडिट कितना हो रहा है। मान लो टोटल डेबिट हो रहा है 100 रुपए, टोटल क्रेडिट हो रहा है 110 रुपए, तो उसे 10 रुपए का क्रेडिट दे लो, नेट इम्पैक्ट क्या बन गया 2p10। तो ऐसे आप देख लो टोटल डेबिट्स का कितना है, क्रेडिट्स का कितना। प्रॉपरली चाहे 10 मिनट ले लो, इसके बाद मुझे गुडविल की टेंशन नहीं होगी, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बना के दो सब लोग। हो गया तो उनका वंशकान गवर्नमेंट। मुझे दफ्तर भेजना फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। वो करो ना। मैम एक बार ही गुडविल का ट्रीटमेंट समराइज करना। क्या करो बच्चे, गुडविल का ट्रीटमेंट।
क्या कर रहा हूँ, नोट्स दिखाऊं दोबारा? मैम वो समराइज करना दोबारा से एक बारी सारा। किसका डाउट है ये? प्लीज एक बार कंफर्म करो किसका डाउट है। मैम सुनैना। सिमरन गिव मी 5 मिनट्स बेटे। हाँ जी, सॉल्व करके प्लीज मुझे रिव्यू करवाओ सब लोग। हर सीधा अपने आप करो। कर दिया बस बाहर। माउस ठीक है, बट डेबिट क्रेडिट ये डेबिट क्रेडिट माउस एक बार वो चेक करो दोबारा, तुम्हारी कहाँ पे किया। वो ठीक है, वेरी गुड। आशीष समझ आया पूरे अच्छे से प्लीज। ना ही क्वेश्चन करो, मैं उसके बाद रिपीट करती हूँ आंसर का सारा टॉपिक। कॉमन ये भी बताना, तुमने कैलकुलेशन की होगी बताना। नहीं ऐसे ही बता दो, मैं यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेती हूँ। अलग अलग लिखा है तुमने अमाउंट? अच्छा, कोई ना, मुझे ये तो चेक करके बता दो कैलकुलेट करके। पी का टोटल डेबिट कितना, टोटल क्रेडिट।
समझ आ ये नेट एंट्री कौन सी है? सारी चीजों का नेट इम्पैक्ट इसमें गूगल तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं कोई गलती। तुमने जब फर्स्ट टू एंट्रीज की नहीं तो मैंने खुद की इस तरह से नहीं। थर्ड एंट्री से की उसके पहले की 2 एंट्रीज मैंने इसलिए तुम्हारा आया नहीं। ये तो जब नेट एंट्री करोगे ना उस दिन की वैल्यू 0 आ रही है इसलिए तुम्हारा इसी पर दोबारा जाके रिपीट करना। मैं एक क्वेश्चन शेयर कर कैलकुलेट किया अभी कैलकुलेटर की आदत मत डालो। दस कर सकता है फिर इनकम और इक्विटी आएगा जिसमें इंक्रीमेंट जो जिसका इनकम अमाउंट इक्वल आएगा टोटल सेम है। तुमने अभी टी का किया नहीं ना इसलिए तुम्हारा मैच नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ बस टी को डेबिट करना रह गया और टी तो एक ही बार आया है। यहाँ पे वो एक्चुअली पहले आपने थर्ड फोर्थ वन ये है ना टी को क्रेडिट किया हमने 24,000 से। सो बस टी को डेबिट वही टी का ही 24,000 की है। टी को 24,000 से डेबिट कर दो बाकी सब कुछ ठीक है। वेरी गुड। हाँ जी लास्ट मिनट प्लीज फाइंड अप करो। अमाउंट्स ठीक है बट रिवर्स है। जिसे डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया। उसे क्रेडिट करना था सिर्फ इतनी गलती है ना। हाँ क्रेडिट करना है। यूर आर क्रेडिट करने की क्योंकि अमाउंट गलत कैलकुलेशन एरर। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा कर चलिए शेयर कर रहे हैं। दे दो हाँ बोल दो। डेबिट है 108,000 ड्यू का डेबिट है 20,000 डेबिट है 4014 आर का डेबिट है 9,000 क्रेडिट 30,000 एस का डेबिट है 30,000 क्रेडिट 16,000 टी का डेबिट है 24,000। हाँ जी प्लीज अब सब यहाँ पे चेक करो। आपको समझाने के लिए मैंने इतने लंबे तरीके से किया है नहीं तो फाइनली आपने एग्जाम में कैसे करना है। सब यहाँ पर देखो पूरा गुडविल का टॉपिक रिवाइज करते हैं। गुडविल को अकाउंट्स में आपने कैसे करना है। गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या है। रूल्स ये कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसे बुक्स में डिस्क्लोज करना ही नहीं है। अगर मुझे क्वेश्चन स्पेशली बोलेगे हमने तो डिस्क्लोज करना है तब तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो हम इसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। उसके बाद गुडविल के ऊपर कॉन्सेप्ट ये है कि गुडविल के ऊपर किसका राइट बनता है। जिस दिन तक फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आया उस दिन जो पार्टनर था उस दिन की जो गुडविल की वैल्यू थी सिर्फ उन पार्टनर्स का ही राइट बनता है। मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में राइट बनता है। अब जब भी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है कभी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया कभी कोई छोड़ के जा रहा है तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो पार्टनर्स का राइट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसके पैसे उनसे अभी ले लें क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम गुडविल को रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया फाइनली डिसाइड कि पहले बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हम एंट्री करेंगे गुडविल को डेबिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में एंड बाद में गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बोला है। न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे एंड गुडविल को क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर से
ये एंट्री तो हम हमेशा ही करेंगे, और इस एंट्री में अमाउंट क्या होगा, जो भी गुडविल की वैल्यू है माइनस अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही। अगर मुझे क्वेश्चन बोले कि बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड करना है, फिर तो हम ये एंट्री नहीं करेंगे, अदरवाइज वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड दिस एंट्री। ये एंट्री गुडविल की वैल्यू के साथ होगी। सुनैना, आई होप अभी समझ आ गया है। अब अगर हमें पेपर में फिर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रेयर चांसेस हैं, बट अगर ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो पेपर में हमें इतनी सारी एंट्रीज भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक टेबल बनाओगे, आप पहले पी क्यू आर एस टी का नाम लिख लोगे, फिर फर्स्ट एंट्री में आप लिखोगे मैंने पी को कितनी अमाउंट से डेबिट किया, कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री में पी को सारे पार्टनर्स को जब डेबिट करते जा रहे हो एक साइड लिखते रहो, क्रेडिट करते जा रहे हो सेकेंड साइड लिखते रहो। तो आपको इतनी सारी एंट्रीज भी करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने करवाया था। अब जब समझ आ गया है, एक ही टेबल में हम लिखेंगे कब किसको डेबिट कर रहे हैं, कब किसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहां से आपको नेट इम्पैक्ट पता चल जाएगा। पी को नेट क्या करना है, आपने 37,200 से क्रेडिट करना है, क्यू को 9600 से डेबिट करना है, आर को 10,000 से क्रेडिट करना है, एस को 14,000 से डेबिट करेंगे, एंड टी को भी 24,000 से डेबिट करेंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा, क्यू डेबिट होगा 9600 के साथ, एस डेबिट होगा 14,000 के साथ, टी डेबिट होगा 24,000 के साथ, टू पी, पी को आपने बुक्स आंसर में क्रेडिट करना है 37,200 एंड क्यू को क्रेडिट करना है 9600। तो कोई बात नहीं, जिसने मुझे बताया कैलकुलेशन में कोई गलती हो सकती है। आर का 10,200 आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करेगा। दैट इज इटसेल्फ इज अ चेक कि हमने सारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया। क्लियर हो गया भाई सबको? सबसे मुश्किल क्वेश्चन तो हो ही गया, अब इजी इजी कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस के ऊपर आओ। कल हम लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हाँ जी, प्लीज सब यहाँ फोकस करो। गुडविल की के दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो गुडविल की कैलकुलेशन के या फिर गुडविल की ट्रीटमेंट के। गुडविल की ट्रीटमेंट पक्का ही पेपर में आएगी। पार्टनरशिप चैप्टर के दो क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा क्वेश्चन। तो अगर एडमिशन रिटायरमेंट कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, गुडविल का ट्रीटमेंट उसमें तो आएगा ही आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट भी आ सकता है, या फिर कोई फंडामेंटल्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या गुडविल की वैल्यूएशन भी आ सकता है। देखो, हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और बेस रखना है हमें 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सुपर प्रॉफिट पे करना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 5 ईयर्स, और एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है पिछले 4 साल का। हमें बिजनेस में बताया गया कैपिटल इन्वेस्ट की है 1,50,000, ये पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट में इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आता है 10%। रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इस बिजनेस में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमें बताया गया 2%। रेम्युनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, ये मुझे क्या बता रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये जो एम्प्लॉयर है ये बिजनेस ना करता, इसको सैलरी कितनी मिलती, 6,000 पर एनम। अब उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया कि गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है। मैं स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 5। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, जो आपने आम पर्सन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट।
सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था 40, सेकेंड ईयर 36, लॉस हुआ है बीच में एक 6000 का, प्रॉफिट हुआ है 50,000। तो कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा। हमेशा पहले ये चेक करना है, ये हिडन चीज होती है ऐसे क्वेश्चंस में, वो बोलते नहीं है वेटेड एवरेज निकालो। तो एक साल में लॉस आ रहा है और वैसे कोई ट्रेंड भी नहीं बन रहा, तो वेटेड एवरेज नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, सिंपल एवरेज। तो 40 प्लस 36 माइनस 6000 प्लस 50,000, लास्ट का 50,000 डिवाइडेड बाय 4। इसमें से फिर से क्या माइनस कर देंगे, 6000। ये लास्ट में मैंने 6000 किस चीज का माइनस किया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न 10% प्लस 2%। प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है कि हम फॉर्मूला तक पहुंच कैसे रहे हैं। कितना अमाउंट आएगा, 15,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, तो गुडविल की वैल्यू हो गई, ठीक है जी, समझ आया ना। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 आपका होमवर्क है, 10th क्वेश्चन अभी सॉल्व कर।
मैं सॉल्व करूं? हो गया? क्या डिफिकल्ट लगा? अरुणा कहाँ से उनके एग्जाम से रहे शायद। आपका नाम क्या है? मेरा टाइम टेबल 12 कहाँ से किया है? देव कहाँ से? सॉरी, चंडीगढ़ नहीं है देवस्मान? देवस्मान कॉलेज सुना मैंने, स्कूल पता ही नहीं मुझे। करें भाई डिस्कस? देखो सब लोग, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, पीएसआर है 3:4:3। अकाउंट्स बनाए जाते हैं 31 मार्च को। रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। 3 इयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 4 सालों का अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, और प्रॉफिट में से माइनस करना है इंटरेस्ट 12% पे, सैलरी 2000 की ईच पार्टनर की। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिली वो लिख लें। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बट नंबर ऑफ ईयर्स मुझे पता चल गए 3। एवरेज प्रॉफिट अब कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने बोला कि जो भी एवरेज प्रॉफिट लेना है उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स की सैलरी। ए रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 22 को, एंड डिसाइड किया गया कि हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट। अग्री किया गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 6,50,000। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 6,50,000 है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 6,50,000 का 12%। और सैलरी कितनी आ जाएगी? सैलरी उन्होंने हमें बोला कि देनी है 2,000 पर मंथ ईच पार्टनर। तो 3 पार्टनर्स है, सैलरी बनेगी 2,000 इंटू 3 इंटू 12। प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, ऐसे कैलकुलेटर पे करके नहीं लिखते ना। बी और सी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और न्यू रेशियो क्या है? इक्वल। ओल्ड रेशियो थी 3:4:3। ये हमें प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें प्रॉफिट में कोई भी ट्रेंड नहीं दिख रहा। 260 के बाद इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। सिंस देयर इज नो ट्रेंड वी विल टेक सिंपल एवरेज। तो आपके पास सबसे पहले इस प्रॉफिट की सिंपल एवरेज क्या आ रही है? कितना? सिंपल एवरेज ही नहीं निकाली? कितना? 2,70,000। कुछ ऐसा है जो मिस हुआ, समझ नहीं आया? ठीक है, बताओ फिर 270 में से। देखो पहले तो क्वेश्चन को इजी बनाना है, जो जो चीज पता चलती जा रही है उसे लिखते रहो। ये आ गया 1,20,000। फिर अंदर क्या गलती थी? गुडविल आ जाएगी आपके पास 3,60,000। क्या गलती थी? जवाब ठीक था। और जिसकी भी कोई गलती थी उसे समझ आ गया? अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोला, तो हम पहले रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स है ए बी सी। गुडविल को रेज करने के टाइम क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, बाद में डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में। पहले ओल्ड पार्टनर्स कौन थे? एबीसी। रेशियो है 3:4:3। तो 3,60,000 को 3:4:3 की रेशियो में डिवाइड करो, कितना अमाउंट आ रहा है? उसके बाद अब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, तो बी और सी को डेबिट करेंगे। उन्होंने बोला न्यू रेशियो है इक्वल, तो बी को कितना डेबिट करेंगे? 180, और सी को कितना डेबिट करेंगे?
180। हमें सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ से नेट इम्पैक्ट पता चल जाएगा। ए को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 1,08,000 से, बी एंड सी को डेबिट करेंगे। बी को कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे एंड सी को डेबिट करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या सबको अच्छे से समझ आया है या कोई प्रॉब्लम है? आर एंड एम सब्जेक्ट क्लियर हुआ है? पहले मैंने एंट्री सिखाई। एंट्री क्या बनती थी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जब गुडविल को रेज किया तो पार्टनर्स को हमने क्या किया था? क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमने क्या किया? न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में डेबिट टू गुडविल। तो मैंने क्रेडिट किया ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, डेबिट करना था जब ए तो रिटायर हो गया, तो मैंने बी और सी को नेट इम्पैक्ट दे दिया। अब यहां से मुझे पता चला कि ए क्रेडिट हो रहा है, सब नेट इम्पैक्ट एक ही जगह लिखा। जो मैंने सितंबर 25 का क्वेश्चन आज क्लास में करवाया है, एक बार मैं रेकमेंड करूंगी कि सब लोग घर जाके उसे दोबारा जरूर करो, स्पेशली जिसका पहली बार में कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया है। एंड अब शॉर्टकट में करना, अब सारी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्किंग नोट में करना कि पहली एंट्री का किसको कितना क्रेडिट कर रहे हैं, कितना डेबिट, सेकेंड एंट्री का, थर्ड एंट्री का, फिर वहीं से नेट इम्पैक्ट निकाल के एडजस्टमेंट है। 3 to 9 आपका होमवर्क है। एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, 11th क्वेश्चन। प्लीज एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। हमें इस केस में गुडविल कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री भी करनी है। स्टार्टिंग में पढ़ते हैं क्वेश्चन में। पी और ए दो पार्टनर्स हैं और पीएसआर है 5:3। एक नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है। जो नया पार्टनर है वो 2 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आएगा 1/4 शेयर के लिए। तो न्यू पीएसआर उन्होंने हमें खुद ही बता दी 2:1:1। सी को सैलरी मिलेगी 2000 पर मंथ की, जो कि हमने 1 अक्टूबर 2020 से रिवाइज करनी है 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। कैपिटल हमें दोनों की बता रखी है, पिछले 4 साल से ये चेंज नहीं हुई। गुडविल कैसे निकलेगी? 3 इयर्स परचेज, एवरेज एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट, तो उन्होंने खुद ही बोला कि वेटेड एवरेज लेनी है पिछले 4 साल की। एंड प्रॉफिट निकालते हुए उसमें से माइनस करनी है पार्टनर्स की सैलरी भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। ये मुझे पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट ध्यान से देखेंगे, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अभी ना सैलरी चार्ज की है ना इंटरेस्ट चार्ज की है। जो प्रॉफिट है इट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमसे कुछ गलतियां हो गई। एक बार सब लोग प्लीज खुद पढ़ लो। पढ़ लिया जी? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years of purchase.
जो तुमसे छोटी छोटी गलतियां होती है ना, मल्टीप्लाई करना ही भूल गए क्योंकि तुम फॉर्मूला नहीं लिखते। ये आलस बंद करो पहले। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये हमें कैलकुलेट करना है। पर इससे पहले मुझे प्रॉफिट ही ठीक कैलकुलेट करना है। मुझे प्रॉफिट चाहिए पिछले 4 साल की एवरेज। तो उसे ठीक करते हैं प्रॉफिट को। 2018-19, 19-20, 20-21 एंड 21-22। हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। याद से हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक पार्टनर की सैलरी। उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशंस हैं, एरर हुए हैं, उनको भी ठीक करेंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसकी एवरेज नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बस आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, पूरी तसल्ली से। क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी नहीं करनी। मुझे बताया गया प्रॉफिट है 2,10,260, 2,10,000 एंड 3,05,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी और ए इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है? 7 लाख। और इंटरेस्ट कितने परसेंट पे करना है? 8%। तो 7 लाख का 8%। हम लोग इंटरेस्ट एक ही बार नहीं माइनस करेंगे। सुन रहे हो सब लोग मेरी बात? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एवरेज प्रॉफिट निकाल के एंड में इकट्ठा ही इंटरेस्ट माइनस कर दिया था। इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? अभी जब मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले एवरेज निकाली थी, बाद में माइनस किया था। पर जो मैं अब क्वेश्चन कर रही हूँ इसमें मैं पहले इंटरेस्ट माइनस कर रही हूँ, बाद में एवरेज निकाल रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वेटेड एवरेज। ठीक है, जब वेटेड एवरेज है, हर साल को हमने वेट देना है। जब हर साल का प्रॉफिट अलग अलग है, तो अगर हम एक ही बार में बाद में माइनस करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो मैं नोट लिखवा भी दूंगी इस चीज का, बुक में लिख लो, भूल ना जाओ। If there is weighted average method, interest on capital and partner salary, वंशिका कोमल लिखो अपनी बुक में। जो गलतियां होने के चांसेस है वो बुक में पहले ही साथ के साथ नोट करो। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी is to be reduced from each year's profit, हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, नॉट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। देखो मेरे पिछले क्वेश्चन में ऐसे करते तो भी आंसर, उस केस में आंसर सेम ही आता। मैथमेटिकली करके देख, क्योंकि उस केस में सिंपल एवरेज है। इन एनी केस डिवाइड बाय 4 हो जाना है, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। यहाँ पे वेटेड एवरेज है तो फिर कैलकुलेशन होगा बस। तो इसलिए हो सकता, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट आएगा 56,000 एंड फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आएगा 56,000। फिर क्वेश्चन में बताया गया सीयू की पहले सैलरी थी 2,000 पर मंथ और अक्टूबर 20 से कितनी हो गई है? 3,000 पर मंथ। तो पहले तो 18-19 की सैलरी तो कितनी आ जाएगी? 2,000 इंटू 12। 19-20 की सैलरी भी कितनी हो जाएगी? 2,000 इंटू 12। 2021 में अक्टूबर 2020 में उसकी सैलरी से चेंज हो गई। पहले 6 महीने की सैलरी क्या आ जाएगी? 2,000 इंटू 6। अगले 6 महीने की सैलरी क्या आ जाएगी? 3,000 इंटू 6। तो यहां पर उसकी सैलरी क्या बन गई? 21-22 में उसकी सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ। तो 3,000 इंटू 12, 36,000। ठीक है से क्या समझाऊं? 3,000 इंटू 12, उसकी सैलरी अब 3,000 हो गई ना।
रेक्टिफिकेशन। एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 40,000, कंपनी ने परचेज की थी अक्टूबर 20 में, गलती से इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, मतलब कि फर्म ने गलती से पीएनएल में खर्चा बना दिया। रियलिटी में तो ये एक्सपेंस है ही नहीं। तो अगर फर्म ने गलती से इसे खर्चा बना दिया, इसकी वजह से प्रॉफिट ओवर एस्टिमेटेड होगा या अंडर एस्टिमेटेड? प्रॉफिट मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। किस साल में ये गलती हुई है? 2020-21 में। 2020-21 में गलती को ठीक करने के लिए 40,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब जब प्रॉफिट एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। उन्होंने बोला हमने 20% की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। 40,000 का 20% कितनी डेप्रिसिएशन बन जाएगी? 8,000। हाफ ईयर की करेंगे, 8,000 का हाफ, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर देंगे? ठीक है, और कुछ भी करना चाहिए इसका? नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन में चार्ज करेंगे। अगर जब एसेट ही नहीं रिकॉर्ड किया, तो 20-21 की डेप्रिसिएशन में मिस हो गई, और 21-22 की डेप्रिसिएशन में मिस हो गई। 21-22 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? कितनी आएगी? कैसे आएगी 72,000? पहले थी मेरी बुक्स में एसेट की वैल्यू 40,000, 4,000 मैंने राइट ऑफ कर दिया, एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? एंड डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 72%। नेक्स्ट, जो स्टॉक है 31 मार्च 2020 को, वो ओवर वैल्यूड है। 31 मार्च को होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा? ज्यादा आ रहा होगा। अब प्रॉफिट मुझे कम करना पड़ेगा। 20, ये कौन सी डेट की बात है? 31 मार्च 2020, मतलब कि 19-20 में जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा लिख रखा है, तो हम क्या करेंगे? 19-20 में कम कर देंगे प्रॉफिट 20,000 से। जो 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग स्टॉक था, वो 20-21 में क्या बन गया होगा? ओपनिंग स्टॉक। 20-21 में हमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, तो इसे ठीक करने के लिए अब क्या करेंगे? 20,000 ऐड। ठीक है ना? डबल इंपैक्ट आएगा इसका। अभी तक आश्वी समझ आया ना बच्चे? लेट से ये मेरा 1920 का ट्रेडिंग अकाउंट है, एंड ये 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट है। लेट्स अज्यूम मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 4 लाख, पर मेरे स्टाफ से गलती हो गई। उन्होंने गलती से मुझे बोला कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 4,20,000। तो जब 19-20 में क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा होगा, मैंने कितना लिख दिया होगा? 420। और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक भी कितना लिख दिया होगा? 420। अब जब मैंने गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो इस साल का प्रॉफिट 20,000 ज्यादा आ रहा है, 20,000 से कम कर दिया। नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दी। डबल ट्रीटमेंट। समझ आया भाई सबको? इस क्वेश्चन को सबने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया कि नहीं? ये बिल्कुल मत भूला करो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देयर वाज लॉस बाय फायर। 10,000 का लॉस हुआ था बाय फायर 18-19 में, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने पीएनएल में तो रिकॉर्ड कर दिया। तो जब भी लॉस बाय फायर होता है, जर्नल एंट्री बनती है लॉस बाय फायर टू परचेजेस। इसका एक इम्पैक्ट तो क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस में से माइनस कर देते हैं। सेकंड इम्पैक्ट आता है पीएनएल में एबनॉर्मल लॉस को हम डेबिट कर देते हैं। कहते हैं पीएनएल में हमने एबनॉर्मल लॉस तो डेबिट कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करना भूल गए। परचेजेस को माइनस करना मतलब कि खर्चे को कम करना भूल गए, खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है। अब खर्चे को कम करना है, तो प्रॉफिट क्या करेंगे? इंक्रीज। खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज। ये किस साल की बात है? 18-19 की। 18-19 में प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 10,000। लास्ट 31 मार्च 2022 को बैड डेट्स हैं 5,800 के, तो बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे 5,800 के। 31 मार्च 2022 लास्ट ईयर। अब आपके पास करेक्ट प्रॉफिट आ जाए। क्या है अमाउंट?
तो वेटेड एवरेज कितनी आ रही है? वन एट्टी। तो समझ आ गया भाई सबको? तो मैं सितंबर 25 का क्वेश्चन आपके को ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। एंड अब जो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी वो ऐप में भी अपलोड करूंगी, ताकि आपको रिवीजन के टाइम एक ही जगह मिल जाए। बुक के अलावा जो भी हम नए क्वेश्चन कर रहे हैं, जो नया क्वेश्चन पेपर आया है वो हमारी बुक में नहीं है अभी। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 to 9 सॉल्व करना, एंड 12। ठीक है, 3 to 9 and 12। That's it for today. Thank you so much.